नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी आई में। आज हम 12 अक्टूबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और आल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो लॉन्च किया? प्रश्न अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन, स्मृति ईरानी, अर्जुन मुंडा। इसका सही आंसर है स्मृति ईरानी ने। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्वितीय कपास दिवस पर भारतीय कपास के लिए अब तक का पहला ब्रांड एवं लोगो लॉन्च किया। अब भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। कस्तूरी कॉटन ब्रांड सफेदी, चमक, मृदुलता, शुद्धता, सुपर्दा, अनूठापन एवं भारतीयता का प्रतिनिधित्व करेगा। भारतीय कपास से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू। भारतीय कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत हर साल लगभग 6 मिलियन टन कपास का उत्पादन करता है, जो विश्व कपास का लगभग 23% है। भारत विश्व के कुल जैविक कपास उपज के लगभग 51% का उत्पादन करता है, जो विभिन्नता की दिशा में भारत के प्रयासों को प्रदर्शित करता है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना 31 जुलाई 1970 को की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण करने की दिशा में प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की? असम सरकार, गोवा सरकार, गुजरात सरकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गुजरात सरकार। गुजरात सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण करने की दिशा में प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र की भारत नेट परियोजना के तहत की गई है। डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य की सभी 14,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए जन कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत को ई ग्राम कार्यालय मिलेगा, ताकि ग्रामीणों को तालुका या जिला स्तर के कार्यालयों में जाना न पड़े। सभी ग्राम पंचायतों को गांधीनगर के स्टेट डेटा केंद्र से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के तहत प्रारंभ में ग्रामीणों को राशन कार्ड, विधवा, मूल निवास, जाति, वरिष्ठ नागरिक, भाषा आधारित अल्पसंख्यक, धार्मिक आधारित अल्पसंख्यक, अस्थायी और आय प्रमाण पत्र जैसी भी सुविधाओं की पेशकश की जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। इसके राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? प्रश्न 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना द्वारा हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय वायुसेना अपनी 88वीं वर्षगांठ बना रही है। भारतीय वायुसेना की आधिकारिक तौर पर स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा रॉयल भारतीय वायुसेना के रूप में 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया था। इस विशेष अवसर को हिडन एयरबेस पर अलग अलग श्रेणी के विमानों द्वारा हवाई करतब और औपचारिक समारोह के साथ मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में राफेल, Su-30, MKI, अपाचे, तेजस, गजराज जैसे वायुसेना के फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान अपनी घातक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इस साल के वायुसेना दिवस परेड के दौरान 19 हेलीकॉप्टरों सहित 19 लड़ाकू विमानों और 7 कार्गो विमानों सहित 56 विमान हवाई प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। इस साल IAF डे परेड के दौरान राफेल लड़ाकू विमान जगुआर के साथ विजय के फॉर्मेशन में और सुखोई 30 MKI और लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू विमान के साथ ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। 8 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस? IAF की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसने कई अहम युद्धों और ऐतिहासिक अभियानों में भाग लिया है। इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य की सहायक वायुसेना के रूप में की गई थी, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की विमानन सेवा के लिए रॉयल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1947 में भारत को यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिलने के बाद रॉयल इंडियन एयरफोर्स नाम भारत के डोमिनियन के नाम से पर रखा गया। साल 1950 में भारत गणराज्य की सरकार द्वारा इसकी रॉयल उपाधि को हटा दिया गया था। वायुसेना सेनाध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और CBI के पूर्व निदेशक अश्वनी कुमार का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है?
और ऑप्शन 69 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष। इसका सही आंसर है 69 वर्ष। नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और सीबीआई के पूर्व निदेशक अश्वनी कुमार का निधन 69 वर्ष की आयु में हो गया है। उनका जन्म सिरमौर जिले के नाहन में हुआ था और वे 1973 में भारतीय पुलिस बल में शामिल हुए थे। उन्हें हिमाचल प्रदेश के अंडर आवंटित किया गया था और 1985 में शिमला में जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में काम करते हुए उन्हें नए बनाए गए सुरक्षा समूह में शामिल किया गया था, जहां उन्होंने 1990 तक काम किया। अगस्त 2006 में उन्हें हिमाचल का डीजीपी नियुक्त किया गया और जुलाई 2008 में वह सीबीआई के निदेशक बनने वाले राज्य के पहले पुलिस अधिकारी बने थे। वह 2010 में सेवानिवृत्त हुए, जिसके बाद उन्होंने MBA छात्रों को कई संस्थानों में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने मार्च 2013 से जुलाई 2014 के दौरान नागालैंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया और कुछ समय के लिए मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप इंडिया शोकेस नामक एक नया ऑनलाइन खोज प्लेटफॉर्म शुरू किया? प्रश्न है DRDO, DPIIT, इसरो, WHO। इसका सही आंसर है DPIIT। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप इंडिया शोकेस नामक एक नया ऑनलाइन खोज प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य भारत के सबसे बेहतर स्टार्टअप्स को एक साथ लाना है, जिन्होंने फिनटेक, एंटरप्राइज टेक, सोशल इफेक्ट, हेल्थ टेक और एडिटेक जैसे क्षेत्रों में अपनी अक्षमताओं को साबित किया है। स्टार्टअप इंडिया शोकेस के बारे में वेबसाइट पर मौजूद स्टार्टअप विशेषज्ञों द्वारा चुने जाएंगे और जो बाद में कई स्क्रीनिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरेंगे। सूचीबद्ध फर्मों को सरकार या कॉरपोरेट खरीदारों द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के संभावित आपूर्तिकर्ताओं के रूप में भी माना जाएगा। प्रत्येक स्टार्टअप का अपना प्रोफाइल पेज होगा, जिसमें उसके उत्पाद और नवाचार के बारे में विस्तृत जानकारी होगी। साथ ही वीडियो और PDF लिंक भी होंगे। यह मंच संस्थापक के लिंक्डइन और ट्विटर पेजों का उल्लेख करते हुए एक ऑनलाइन नेटवर्किंग पोर्टल के रूप में भी कार्य करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय मोदी सरकार की PM स्वनिधि योजना तहत छोटे उद्यमियों के लिए ऋण मंजूरी और ऋण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए PM स्वनिधि पोर्टल और विभिन्न बैंकों के बीच एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को एकीकृत करेगा? ऑप्शन वित्त मंत्रालय, उर्वरक मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मोदी सरकार की PM स्वनिधि योजना तहत छोटे उद्यमियों के लिए ऋण मंजूरी और ऋण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए PM स्वनिधि पोर्टल और विभिन्न बैंकों के बीच एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को एकीकृत करेगा। मंत्रालय ने इस दिशा में शुरुआत करते हुए PM स्वनिधि पोर्टल और SBI के ई-मुद्रा पोर्टल के बीच API एकीकरण शुरू किया। मंत्रालय अन्य बैंकों के साथ भी ऐसा ही एकीकरण करेगा, जिसके लिए शीघ्र ही एक परामर्शी बैठक आयोजित की जाएगी। एकीकरण के लाभ, यह एकीकरण दो पोर्टल्स के बीच के सुरक्षित माहौल में डेटा के निर्बाध प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा और ऋण स्वीकृति तथा वितरण प्रक्रिया में तेजी लाएगा, जिससे इस योजना के तहत कार्यपूंजी ऋण प्राप्त करने के इच्छुक स्ट्रीट वेंडरों को लाभ मिलेगा। यह एकीकरण PM स्वनिधि पोर्टल और SBI के मुद्रा पोर्टल के बीच सुरक्षित माहौल में डेटा के सहज प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा। यह योजना के तहत कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने वाले स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित करने के लिए ऋण मंजूरी और वितरण प्रक्रिया में तेजी लाएगा। PM स्वनिधि योजना MOHUA मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडरों को अपनी आजीविका दोबारा शुरू करने के लिए सस्ता कार्यपूंजी ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1 जून 2020 से PM स्वनिधि योजना लागू की थी, जो वेंडर कोविड-19 लॉकडाउन के कारण पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक योजना प्रशासन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। इस योजना का लाभ उन 50 लाख से अधिक वेंडरों को लाभान्वित करने का है, जो 24 मार्च 2020 से पहले शहरों के इर्द गिर्द ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्रों में सामान बेच रहे थे। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपये तक का कार्यपूंजी ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसका भुगतान 1 वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में देय होगा। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया है? प्रश्न है सुनील बंसल, ऋषि गोयल, J वेंकटरमू, अनुज पाठक। इसका सही आंसर है J वेंकटरमू।
जे वेंकटरमू को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह सुरेश सेठी का स्थान लेंगे, जिन्होंने मार्च 2020 तक इस पद पर काम किया था। वेंकटरमू वर्तमान में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में से कार्यरत हैं। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए IPPB के MD और CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में IPPB लॉन्च किया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 22 भाग A के तहत भुगतान बैंकिंग कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडियन बैंक द्वारा MSME के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया? स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, प्रहलाद सिंह पटेल। इसका आंसर है निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन बैंक द्वारा MSME के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उद्देश्य कौशल विकास और अक्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से उद्यमियों को सशक्त बनाना है। पहले के महत्वपूर्ण बिंदु, इंडियन बैंक ने MSME प्रेरणा को लॉन्च करने की पहल की है, जो एक मेंटरिंग प्रोग्राम के जरिए उद्यमियों को सौंपेगी। यह पहल पूर्णनाथ एंड CO के सहयोग से शुरू की गई है, जो ऑनलाइन वेब आधारित इंटरैक्टिव सत्र और केस स्टडी का उपयोग करके स्थानीय भाषाओं में उद्यमशीलता के विकास कार्यक्रमों को डिजाइन करती है। MSME प्रेरणा कारोबार कौशल के साथ साथ संचार और मानव संसाधन के अंतर को सरल शब्दों में स्थानीय वर्नाक्यूलर में इनपुट प्रदान करके कम करने का काम करेगी। 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया। इंडियन बैंक के MD और CEO हैं पदमजा चौधरी। इसकी टैगलाइन है यूर ओवन बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 74 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष। इसका आंसर है 74 वर्ष। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान का निधन 74 वर्ष की आयु में हो गया है। उनका जन्म 5 जुलाई 1946 को हुआ था। वह लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष, 8 बार लोकसभा सदस्य और वर्तमान में राज्यसभा से सांसद थे। रामविलास पासवान के बारे में, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक करियर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया और 1969 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद में पासवान 1974 में लोक दल में शामिल हो गए और इसके महासचिव बने। उन्होंने आपातकाल का विरोध किया और इस अवधि के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे 1977 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा सांसद चुने गए। वे 1980, 1989, 1996 और 1998, 1999, 2004, 2014 में लोकसभा के लिए चुना गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया? पंजाब सरकार, उत्तराखंड सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, उड़ीसा सरकार। इसका आंसर है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया है। यह वनों की सुरक्षा और मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटना सुनिश्चित करेगा। यह हेल्पलाइन जंगलों और वन्य जीवों से जुड़ी जन शिकायतों को हल करने में तभी उपयोगी साबित होगी जब इस पर पर्याप्त शिकायतों को तेजी से हल किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल करिश वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।